जैसे हम यहाँ पढ़ने आए हैं, ये पठन पाठन का इंस्टीट्यूट है, तो शिक्षा से समाज में क्या परिवर्तन लाया जा सकता है, इस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। शिक्षा पहले तो हम खुद स्वयं शिक्षित हों, और अब जब हम स्वयं शिक्षित होंगे तो किसी न किसी विद्यालय में नियुक्त होंगे, चाहे सरकारी विद्यालय में हो या प्राइवेट विद्यालय में हो। तो शिक्षक का रोल हम सब जानते हैं कि बहुत अहम होता है, क्योंकि कच्ची मिट्टी मिलती है, कच्चा दिमाग मिलता है। एक छोटा बालक जब आपके विद्यालय में आपसे पढ़ने आता है, सबसे ज़्यादा अगर वो कोई हीरो होता है बच्चा का, वो उसका टीचर होता है। तो शिक्षक चाहे तो अपने बच्चे को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। वो उसके अंदर देशभक्ति भर सकता है, वो उसके अंदर राष्ट्र प्रेम भर सकता है, वो उसके अंदर एक अच्छे नागरिक के गुण भर सकता है। तो आप जब शिक्षक बने तो ये प्रयास करें कि हमारे पास जो बालक आया है, उस बालक को हम ऐसा बनाएं कि दुनिया में कहीं भी वो रहे तो वो अपनी आजीविका का पालन पोषण तो करे ही, साथ में राष्ट्र के हितों को हमेशा आगे रखे। जब राष्ट्र हित आगे रहेगा तो स्वार्थ उसका जब पीछे रहेगा तो वो कभी भी गद्दारी नहीं करेगा राष्ट्र के साथ। राष्ट्र हमारा दोबारा से गुलाम नहीं होगा। तो एज ए शिक्षक हमारा दायित्व ये है कि जब हमारे विद्यालय में कोई गरीब महिला आए, गरीब बालक आए या कोई भी वर्ग का व्यक्ति आए, तो उसको हम समान रूप से ट्रीटमेंट दें और जितना संभव हो अपनी तरफ से प्रयास करके उसको शिक्षा का अवसर दें। जैसे बहुत सारे गांव में आप देखेंगे कि बचपन से ही उनके अंदर जिम्मेदारी ला दी जाती है। मजदूर का बेटा है तो वो इसलिए बच्चा पैदा करता है कि हमारे हाथ वो बटाएगा। हम आज 100 रुपये 200 रुपये कमा रहे हैं मजदूरी करके दिन भर, हमारा बच्चा भी अगर 4 बच्चे होंगे तो 100 रुपये कमाएंगे, 400 रुपये और आएगा। ये उनका उद्देश्य होता है बालक पैदा करने के पीछे। उनका ये कभी उद्देश्य नहीं होता कि हम बच्चा पैदा कर रहे हैं तो ये हमारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, आगे बढ़कर जा करके अच्छा नागरिक बनेगा। उसके मन में ये चूँकि कारण है, उसकी स्थिति ऐसी है, तो हम उसकी अगर कोई बच्चा उस दलदल से निकल करके आपके विद्यालय तक आ गया तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो स्कूल नहीं आया तो हम उसके माता पिता से संपर्क करें, उससे पूछें कि भाई साहब आपका बच्चा या बच्ची क्यों स्कूल नहीं आया। उसको हम पढ़ने के सारे अवसर वो प्रदान करें कि मतलब उसकी जो अगर वो मजदूरी में जा रहा है तो उसकी मजदूरी का पैसा भले हमें अपने जेब से देना पड़े, या जेब से क्या, सरकारी योजनाएं हैं तमाम तरह की, उसको हम स्कॉलरशिप दिलवाएं, उसको फ्री में बहुत सारी NGOs काम करती हैं समाज में, आप सब जानते हैं, उनको किताब दिलवाएं, कॉपी दिलवाएं, उनके पढ़ने के अच्छे अवसर उपलब्ध कराएं। तो एज ए टीचर मैं क्या कर सकता हूँ, तो आज आज़ाद मतलब भगत सिंह होते तो यही करते शायद। उनको लगता कि शिक्षा के क्षेत्र में हम उन गरीब बच्चों को जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं छोटी सी उम्र में, उनको हम मजदूरी से कैसे छुड़ा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे जैसे रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, उनको हम कैसे ला करके अब गोद ले सकते हैं। गोद लेने का मतलब ये नहीं है कि उनकी सारी खर्चे उतना, हम कॉपी किताब दे सकते हैं क्या उनको, मिट्टा पेंसिल दे सकते हैं क्या उनको, यही हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। हम क्या उनको 2 वक्त की रोटी दे सकते हैं क्या। जितनी हमारी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार उन बच्चों का हम सहयोग कर सकते हैं। आज ये ऐसी स्थिति है, आज भी जब रेस्टोरेंट में आप जाइए, किसी होटल में जाइए, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, बर्तन धुल रहे होते हैं या तमाम तरह के काम कर रहे होते हैं, मजदूरी का काम कर रहे होते हैं। हमें पीड़ा होनी चाहिए, क्योंकि वो उम्र मजदूरी की नहीं है। हमारा संविधान भी मानता है कि आप 18 साल में वयस्क होते हैं। अपने हित और अहित के बारे में सोचने के लिए आप तभी योग्य होते हैं जब आप 18 वर्ष के हो जाते हैं। 18 वर्ष के पहले वो बच्चा अगर होटल में लगा है तो वो अपनी स्वेच्छा से नहीं लगा है। हमें प्रयास करना चाहिए कि उसकी जो भी मजबूरी हो, उस मजबूरी से उसको निकाल करके हम स्कूल तक कैसे पहुंचा सकते हैं। किसी स्कूल में उसका दाखिला करा दें, किसी स्कूल में उसके कॉपी किताब की व्यवस्था करा दें, ये हमारा दायित्व है। पहले हम शिक्षित हों, फिर उसके बाद हम जितने लोगों को सहयोग कर सकते हैं एज ए टीचर वो करें। फिर स्वास्थ्यगत समस्याएं हमारे देश में आज भी हैं। हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग मलेरिया हो जाने की वजह से मृत्यु को घाट उतर जा रहे हैं। मतलब मलेरिया जैसे छोटा रोग जो मच्छर के काटने से हो रहा है, उसके पास पैरासीटामॉल खरीदने का पैसा नहीं है, उसकी मृत्यु हो जा रही है। ऐसे बहुत सारे झुग्गी झोपड़ियों में जाइए, बारिश हो रही है, हमें आपको तो अच्छा लगता है कि गर्मी से हमें निजात मिली, लेकिन उस आदमी को सोचिए कि आंधी तूफान चलने के उसका जो पन्नी का ठिकरा है, जो पन्नी का छाया उसने किया, वो उड़ गया और रात भर उसके बच्चे, उसका परिवार उसी पानी में बैठा रहा, इस इंतज़ार में कि बारिश निकलेगी तो हम फिर से अपना कुटिया बनाएंगे और फिर से रहेंगे। तो ऐसे लोगों को जो हमेशा गंदगी में रह रहे हैं, जिनको मच्छर जनित बीमारी हो रही है, स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है, ऐसे लोगों तक क्या हम कुछ शिक्षा की अलग जगा सकते हैं क्या, कि आज भले वो इस दुर्दिन में हैं, लेकिन अगर वो पढ़ेगा, ABCD सीखेगा, 1 2 3 सीखेगा, कुछ ना कुछ सीखेगा, तो आगे समाज में चल करके किसी अच्छी नौकरी, वो हो सकता है ऑफिस की कोई नौकरी पा जाए, तो शायद वो अपने परिवार का उद्धार कर पाए।
तो हम सबकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते क्योंकि इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं, लेकिन छोटी छोटी जिम्मेदारियां ले सकते हैं। एक बच्चे को गोद ले सकते हैं क्या, 2 बच्चे को गोद ले सकते हैं क्या, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में भाई कोई बीमार पड़ा है किसी घर में, तो हम क्या उसके लिए पैरासीटामॉल खरीद के दे सकते हैं क्या, एंटीबायोटिक खरीद के दे सकते हैं क्या। ऐसी छोटे छोटे प्रकल्प यदि आप करेंगे, कई बार दुकानों में जैसे आप फंडिंग कर सकते हैं कि कोई दुकान है मेडिकल स्टोर, भाई कोई गरीब आएगा तो आप मेरी तरफ से उसको दवा दे देना, उसके पास पैसा नहीं होगा, मैं पैसा दूंगा, आप बता देना, 100 200 500 का मेरा बजट है महीने में, अगर कोई 500 तक का गरीब आता है तो हम आपको पैसा दे देंगे, आप उसको दवा दे देना। ऐसी छोटी छोटी ज़रूरतें हम पूरा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि हम किसी वर्ग विशेष के प्रति द्वेष भावना न रखें। चाहे जैसे आजकल बड़ी चर्चाएं हैं कि आरक्षण हटाओ आंदोलन, तमाम तरह की चीज़ें हैं, या महिलाओं के लिए तमाम तरह के, चूँकि महिलाएं अब कार्यस्थल पे जाने लगी हैं तो उनके साथ तमाम तरह के विद्वेष हो रहे हैं, घर के पर जिम्मेदारियों के साथ वो बाहर की जिम्मेदारियाँ निभा रही हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में वो ओपननेस नहीं आ पाई। तो उसको लाने में हमारा क्या योगदान हो सकता है। जैसे आरक्षण हटाओ आंदोलन बहुत अच्छा आंदोलन है, लेकिन उसमें रिफॉर्म होना चाहिए। आरक्षण हटाना नहीं चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। सुधार का मतलब ये है कि जैसे SC ST वर्ग में ही कुछ डोमिनेंट क्लास है, जैसे मिडिल क्लास ST में है, जनजातियों में है, वो सारे आरक्षण का लाभ ले रही है ना। उस वर्ग को हमें यह विचार करना, जो नीचे का है, उस जो वर्ग उस आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहा है, वो कैसे वो आरक्षण का लाभ ले, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। जैसे OBC वर्ग है, OBC वर्ग में ही अगर कोई दलित है, पिछड़ा है, उसे आरक्षण मिलना चाहिए, ना कि कुछ डोमिनेंट क्लास को, जैसे कुर्मी हो गए, यादव हो गए, जाट हो गए, ये सब OBC कैटेगरी में आते हैं, जबकि ये बड़े डोमिनेंट क्लास के लोग हैं। कुछ लोग उसमें गरीब हो सकते हैं तो आप उनको दीजिए, लेकिन उन लोग जिनके पिताजी IAS अधिकारी हैं, माताजी IAS अधिकारी हैं, उनके बच्चे जो है आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, ऐसी बहुत सारी विसंगतियाँ आप देखने को मिला। हाल फिलहाल में आपने देखा IAS अधिकारी बहुत सारी, एक पूजा खेड़कर करके थी, उनके पिताजी जो है प्रॉपर IAS ऑफिसर थे, फिर भी उनको जो है आरक्षण का लाभ मिला। ऐसे बहुत सारे केसेज आ रहे हैं जिनमें कि उनके माता पिता अच्छे IAS अधिकारी हैं, लेकिन वो फिर से आरक्षण का लाभ लेकर, जो गरीब है उसी वर्ग में, OBC में ही जो गरीब वर्ग है उसको नहीं लाभ मिल पा रहा है। तो हमें उसकी लड़ाई के लिए व्यवस्था बनानी चाहिए कि उसको कैसे। महिलाओं की जहाँ तक बात है, महिलाओं को हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई वो समय काल परिस्थिति हो सकता है कि ऐसी रही हो, अंधकार युग रहा हो, जैसे चूँकि ऋग्वेद काल में हमें जैसे गार्गी अपाली जैसी महिलाएं मिलती हैं, लोपामुद्रा जैसी महिलाएं मिलती हैं, जो कि वेद के मंत्रों का रचनाकार माना जाता है, जो वेदों को बराबर पढ़ती हैं, समाज में पढ़ाती हैं। लेकिन बीच में ऐसा समय काल आया कि महिलाओं को कहीं ना कहीं ये मान लिया गया कि उनके शिक्षा का अधिकार नहीं है, उनको 4 दीवारी में बंद कर दिया। हो सकता है मुस्लिम आक्रांताओं की वजह से ऐसा हुआ हो। पर्दा प्रथा हमारे पास आया, धीरे धीरे ये प्रथाएं हालांकि समाज से जाती जा रही हैं, फिर भी जब थोड़ा बहुत भी जहाँ कहीं भी है, हमारा प्रयास ये हो कि हम अपने परिवार में कम से कम जागरूकता पैदा करें। हमारे परिवार के लोग ना सुने तो आस पड़ोस के लोगों को बता सकते हैं, नहीं सुन रहा है तो हम स्कूल कॉलेज में अपने बच्चों को बता सकते हैं कि पर्दा प्रथा ठीक नहीं है, महिलाओं को 4 दीवारी के अंदर रखना ठीक नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें कि महिलाओं, खास कर जैसे हम ये देखते हैं कि महिलाएं घर से, बहुत कम महिलाओं को ऐसा अवसर मिलता है कि उनको घर से सपोर्ट मिलता हो कि जाओ तुम जो है किसी शहर विशेष में रह कर के, कोचिंग विशेष में रह कर तैयारी कर लो। बहुत सारी महिलाएं आज भी हैं जो अपनी रोटी बनाती हैं, खाना बनाती हैं, बच्चे का पालन पोषण करती हैं, उसके बाद भी संघर्ष कर रही हैं कि मुझे कहीं से शिक्षा मिल जाए, मैं कहीं से रोज़गार के लिए हकदार हो जाऊं। क्यों? ये लड़ाई अभी भी जारी है भाई। एक वर्ग विशेष को क्यों ये प्रिविलेज मिल जाना चाहिए कि आप घर की जिम्मेदारी नहीं निभाओगे? पुरुष विशेष झाड़ू नहीं लगा सकते, कि घर में आप खाना नहीं बना सकते, कि बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकते। अगर महिला पढ़ना चाहती है तो उसको भी तो उतना ही अवसर मिल, जैसे आप बच्चे को, लड़के को लोग भेज देता है, जाओ 3 साल नहीं निकाला परीक्षा, 5 साल 10 साल तक पढ़ता रहता है। लेकिन लड़की को अगर भेजा घर से तो 1 साल का समय दे के भेजता है कि जाओ तुम 1 साल के अंदर नौकरी होगी। भाई कितनी ऐसी परिस्थितियां हैं कि कितने ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो आप महिला को तो साल भर का समय दे रहे हो, 2 साल का समय दे रहे हो, कह रहे हो शादी कर देंगे, नहीं तो वापस बुला लेंगे, समाज का लोग ऐसा कह रहा है। लड़के के लिए तो कोई नहीं बोलता है। तो हमें अपने अंदर ये झांकने की ज़रूरत है कि क्या क्या समस्याएं हैं। अगर बच्चा पैदा हो गया तो क्या महिला उसकी सोल जिम्मेदारी ले ले? भाई हमें भी एज ए पुरुष भी हम उसमें जिम्मेदार हैं। हम कहते हैं लिंग निर्धारण में तो पुरुष का ही रोल होता है, फिर भी हम दोष किसको देते हैं? महिला को देते हैं। तो ये सारी जो कुप्रथाएं हैं, इनको हमें धीरे धीरे, जैसे राजा राम मोहन राय हुए,
18वीं शताब्दी में 1829 में उन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन कराया, तो एक बड़ी जीत थी। भाई किसी लड़की की शादी हो जा रही है 8 साल 10 साल में, और लड़का जो है उस समय स्वास्थ्य की सुविधाएं ऐसी नहीं थी, लड़का मर जा रहा है 2 साल बाद। 10 साल की लड़की को आप चिता में जिंदा जला दे रहे हो, कितनी बड़ी दुर्गति। मतलब किसी के जीवन को आप इसलिए कि सती हो जाए उस पति के लिए जिसको वो अभी जानती भी नहीं है, आपने शादी कर दिया 10 साल की उम्र में, वो जब जानने योग्य नहीं है। तो उतनी बड़ी कुप्रथाएं थी। आज हम जब सोचते हैं कि सती प्रथा सिर्फ पढ़ लेते हैं कि 1829 में विलियम बेंटिक ने उसको समाप्त किया और राजा राम मोहन राय के प्रभाव से हुआ। राजा राम मोहन राय को आज का भगवान मानना चाहिए हमें। राजा राम मोहन राय को लोग भुला देता है। वो आदमी जब सती प्रथा को समाप्त करते हैं, अपनी भाभी को ही सती नहीं होने देते हैं, जब उनके बड़े भैया मर जाते हैं, तो कितना विरोध झेलना पड़ा होगा। समाज में स्थापित पूर्व मान्यताओं को साहस के साथ कह पाना कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और राजा राम मोहन राय आज के भगवान क्यों नहीं हो सकते भाई, जिन्होंने उन हजारों हजार महिलाओं का जीवन को बचाया है, जिनको शायद सती कर दिया जाता इस नाम पे कि उसका पति मर गया। और शादियां कब हो रही थी? 8 साल में, 10 साल में, 11 साल में, 12 साल में। मतलब एक प्रॉपर एज भी नहीं जब लड़की ये डिसाइड कर पाए कि मुझे शादी करना। शादी होती क्या है उस परंपरा को भी नहीं जानती, उसकी शादी कर दी जा रही है और उससे सती भी कर दिया जा रहा है। और जब वो विधवा हो जा रही है तो उसको दोबारा विवाह करने का भी अधिकार नहीं है। मतलब आप जन्म से ही अधिकार वंचित हो गए। अगर कोई सती होने से रह गई तो उसको विवाह नहीं करने दिया जा रहा है, वो जीवन में अकेली रहे। विधवा विवाह को भी कराने के लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। विद्यासागर जैसे लोगों ने इस लड़ाई को बहुत लंबे समय तक लड़ा, तब जाके हमारे समाज में विधवा विवाह शुरू हो पाया। तो हम ये कहते हैं कि उस समय की जो कुप्रथाएं थी आज भी देखिए समाज में विधवा हो जाती है कोई महिला अगर 18 साल 20 साल 25 साल में, तो घर परिवार के लोग उसको शादी नहीं करने देता है। भाई उसका क्या दोष है कि यदि कोई व्यक्ति मर गया उसको ये दोषी ठहरा दिया जाता है कि तुम्हारे पिछले जन्म के कोई पाप रहे। किसी पूजा पाठ में अशुभ माना जाता है यदि कोई विधवा सामने आ जाए या विधवा पूजा करे। पति की पत्नी मर जाती तो क्या पति किसी पूजा में नहीं जाता है? उसको क्यों नहीं अशुभ माना जाता? तो ये सारी चीज़ें, ये जो कुप्रथाएं हैं, शिक्षा को लेकर जो हमारे अंदर पूर्वाग्रह है कि महिला को हम भेजेंगे तो महिलाएं ही बिगड़ सकती हैं, पुरुष नहीं बिगड़ते क्या? शहर में जाते हैं तो पुरुषों के भी अफेयर होते हैं, महिलाओं का एक अफेयर हो गया तो उसको जो है घर बुला लिया जाता है, उसको बदनाम कर दिया जाता है। कहने का आशय ये है कि जो भी कुप्रथाएं, हम ये कहते हैं कि समाज में अभी भी बहुत बड़े लेवल की कुप्रथाएं हैं, पूर्वाग्रह है। आज का भगत सिंह कैसा होना चाहिए? तो आज का भगत सिंह वो हो जो अपनी बहनों को स्वतंत्रता प्रदान कर सके, जो अपनी माँओं को स्वतंत्र कर सके, जो अपनी बेटी को स्वतंत्र कर सके, जो उसको शिक्षा के लिए आगे लड़ाई लड़ सके। वो है आज का भगत सिंह, आज का चंद्रशेखर।